जय हिंद। जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज का हम लोग जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें 70 प्रश्नों का 70 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज होने वाला है। आपको बता दें कि आपका प्रीवियस यानी पहले का जितना भी टेस्ट हुआ है उस सभी में से हमने इस 70 प्रश्न को चुना है, ताकि आपको पता चल सके और हमको भी पता चल सके कि आपको पहले का जितना भी हमने पढ़ाया है और टेस्ट लिया है वो आपको याद है या नहीं है। इसीलिए हमने ये मिक्स टेस्ट रखा है। मिक्स टेस्ट में हम आपको बता दें कि यहाँ पे फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायो, मैथ और साथ ही साथ हिस्ट्री, ये सभी सेक्शन से आपका प्रश्न है और सभी प्रश्न जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसके लिए हम आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय देने वाले हैं, मात्र 10 सेकंड का समय देने वाले हैं, क्योंकि आप एक बार ये प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो जल्दी जल्दी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसके अलावा साथ ही साथ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही है। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनका 65 प्लस सही हो रहा है। आप जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो आइए जल्दी से इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि पोषण की विधि जो बताना है आपको कि कितनी विधि होती है। चलिए आपका समय जो है स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा कि पोषण की कितनी विधि होती है। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो देखते हैं क्या हो जाएगा, 2, यानी पोषण की कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि मेढक में कौन सा पोषण होता है। चलिए आपका समय जो है स्टार्ट हो गया है, 10 सेकंड का समय हम दिए हैं, आपको जल्दी से बताना है कि मेढक में कौन सा पोषण होता है। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो होगा प्राणी संपोषण। याद रखिएगा मेढक जो होता है उसमें कौन सा पोषण पाया जाता है, प्राणी संपोषण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं बनता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया पेड़ पौधे करते हैं उनमें किसका निर्माण नहीं होता है। समय आपका स्टार्ट है, आप लोग तेजी में एकदम आंसर देते चलिएगा। आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी CO2। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में CO2 का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा और आपका समय भी स्टार्ट हो गया है। बताना है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। जल्दी से बताइएगा। बड़ा आसान प्रश्न हमने पहले रखा है ताकि सभी लोगों का अच्छा से अच्छा स्कोर जा सके। चलिए समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वो अमीबा जो होता है वो कुटपाथ से अपना भोजन पकड़ने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि पैरामीशियम में गति किसके कारण होता है। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको एकदम याद कर ही जाइएगा। बताइएगा पैरामीशियम में गति किसके कारण होता है। चलिए समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी सीलिया जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बताइए आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। बहुत आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। आपका समय समाप्त हो गया है। आपका समय समाप्त। नेक्स्ट जो आंसर होगा इसका जानते चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी हम लोग की आहार नल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बताइए दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है। आपको बताना है कि दांत का अधिकांश भाग किस चीज़ का बना होता है, जल्दी से बताइए। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेंटाइन। हम लोग का जो दांत का अधिकांश भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बताइए कि दांत कितने प्रकार का होता है। जल्दी से बताइएगा दांत कितने प्रकार का होता है। आपको बताना है कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग अपने दांत भी काउंट कर सकते हैं, अपना दांत भी काउंट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। चलिए समय स्टार्ट हो चुका है। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए ये सब जितना भी प्रश्न है हम आपको बता दें कि सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है एपिग्लॉटिक्स कहाँ पाया जाता है। आपका समय स्टार्ट है। एपिग्लॉटिक्स कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी एकदम अपना टेस्ट देते जाइए, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा आंसर क्या होगा। चलिए समय समाप्त हो गया है।
एपिग्लॉटिक्स जो होगा सी नंबर ऑप्शन यानी ग्रसनी में पाया जाता है। याद रखिएगा एपिग्लॉटिक्स कहाँ पाया जाता है, ग्रसनी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए क्रमाकुंचन कहाँ होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा क्रमाकुंचन कहाँ होता है। आपको बता दें कि बायो का जो क्लासेस चलता है उसमें ये सारा प्रश्न हम काफ़ी डिटेल से पढ़ाते हैं। चलिए समय समाप्त हो गया है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ग्रसनी में क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अमाशय के कितने भाग होते हैं, आपको बताना है। आपको बताना है कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी और एकदम अच्छे से इत्मीनान से ये सब टेस्ट देते चाहिए। चलिए समय समाप्त हो गया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अमाशय के 3 भाग होते हैं। अच्छा आपको बता दें ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इसके जो प्रश्न हैं इसको चलाने के पीछे कारण क्या है, ताकि आपको प्रीवियस का सारा प्रश्न जो है एक बार याद हो जाए। इसीलिए हमने ये सेशन रखा कि भाई 70 से 80 प्रश्न होगा और बच्चे जो होंगे जब रिपीट करेंगे तो पहले का सारा याद हो जाएगा। इसलिए सेशन पूरा दीजिएगा, पूरा टेस्ट दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए प्रतिदिन अमाशय में कितना जठर रस निकलता है, जल्दी से बताइएगा। अमाशय में जो जठर रस निकलता है वो कितना निकलता है प्रतिदिन। आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3 लीटर। याद रखिएगा कितना होता है, 3 लीटर प्रतिदिन अमाशय में जठर रस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि मुख गुहा में दांत की संख्या कितनी होती है। चलिए तो प्रश्न आप लोग अपना जल्दी जल्दी दांत काउंट कर लीजिए और बता दीजिए मुख गुहा में दांत की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हमारे मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे आए, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताना है। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी इनमें से सभी जो है वो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में कौन जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, आपको जल्दी से बताना है। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी हरित लवक जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है, आपको बताना है। चलिए समय जो है वो समाप्त होने ही वाला है। चलिए हो गया, समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है किसको कहते हैं। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरोफिल जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, जल्दी से बताइएगा पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, आपको बताना है। आपका समय बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, एकदम तेज़ी में आप लोग आंसर बताते चलिए। चलिए आपका जो समय था वो समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पत्ती जो होती है उसको पौधों का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए बताइए कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। आपको बताना है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, आपको जल्दी से बताना है। आपका समय समाप्त हो चुका है। आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी एस्टोमाटा जो होता है उससे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से मैथ का सेशन शुरू हो गया है, आपको मैथ का सेशन भी मिल चुका है, आ गया है। आप जल्दी से थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से बना सकें। चलिए माइंड को रिलैक्स कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से आपको मैथ का प्रश्न आने वाला है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट है। साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री और माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस आपको 70 डिग्री का वैल्यू बताना है। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा ये प्रश्न जो है हम प्रूफ करके भी दिखाए थे, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए समय जो है 15 सेकंड का दे देते हैं, आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर की तरफ बढ़ें तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे ये रहा। समय स्टार्ट है। मैथ के प्रश्न के लिए हम 15 सेकेंड का समय कर देते हैं ताकि आप आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। जल्दी से बताइएगा 5 cos थीटा इक्वल टू 3 है तो 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके सामने रहा। ये बड़ा आसान प्रश्न है, इसलिए हम आपको यहाँ पे 10 सेकेंड का ही समय देने वाले हैं, क्योंकि ये सब ट्रिक से हम आपको बता दिए हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है, आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा। इस तरह का प्रश्न जो है बड़ा आसान होता है। वैसे हम आपको यहाँ पे 15 सेकंड का समय दे देते हैं। आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और राइट आंसर बताते चलिए। आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। आपको बताना है 15 सेकंड का समय हम दे दिए हैं। इसमें भी आपको बताना है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान कितना होगा। आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है 15 सेकेंड। राइट आंसर की जो अगर बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, cos a बाई 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि sec जो स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होता है। 15 सेकेंड का समय दिए हैं, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखना है, एकदम फास्ट जल्दी जल्दी सीखना है ताकि आपको आगे चल के भी कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। 10 सेकंड का ही समय देंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है। जल्दी से बताइएगा कॉट थीटा किसके बराबर होता है। कॉट थीटा किसके बराबर होता है आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। चलिए 15 सेकंड का समय दे दिए हैं, आप जल्दी से बता दीजिएगा कि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट ऑप्शन जो होगा वो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा। यहाँ मात्र 10 सेकंड का ही समय देंगे क्योंकि प्रश्न बड़ा आसान है। आपको मान बताना है कि कितना होता है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से अब फिर से आपको मिल चुका है, यहाँ पे आ गया हम लोग का केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। जल्दी से बताना है, 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, आपको बताना है। आप लोग चिप्स खाते हैं ना, तो आप लोग बताइए कि उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। याद रखिएगा नाइट्रोजन जो होता है वो उसमें भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने ये रहा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। आप बताइए, आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो संक्षारण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये रहा। समय स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रति उपचायक उसको कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि लोहे के संक्षारण में कौन सी अभिक्रिया होती है। आपका समय स्टार्ट है। आपको बताना है कि लोहे के संक्षारण में कौन सी अभिक्रिया होती है। आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपचयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने ये रहा। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन उपचायक और अपचायक जैसा कार्य करता है। मैंने दोनों कार्य करता है, उपचायक का भी और अपचायक का भी। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा SO2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने ये रहा। आपका समय स्टार्ट है। बताना है उस अभिक्रिया का नाम जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। आपको जल्दी जल्दी बताना है ये सारा प्रश्न, बड़ा आसान प्रश्न है। आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपचयन की क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने ये रहा। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। सेम प्रश्न है, बस केवल उसको पलट दिए हैं। आपको अगर थ्योरी याद होगा तो आसानी से बता पाइएगा। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचायक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। बताना है AB प्लस CD जो है AD प्लस CB का निर्माण करता है। तो आपको अभिक्रिया का नाम बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। आपका समय समाप्त हो गया है और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए कि भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बड़ा आसान प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी वियोजन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से फिजिक्स का सेशन शुरू हो गया है, तो आप लोग जल्दी से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आप विश्वास कीजिए, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये सब क्लास जो है लेकर आते हैं। आपको पता है ना कि हमारा ऑफलाइन क्लासेज होती है लगभग 6 से 8 घंटा की होती है। 6 से 8 घंटा हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। 6 से 8 घंटा हमको ऑफलाइन पढ़ाना होता है। उसके बाद भी हम आपके लिए इतना मेहनत करके और आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बिना किसी शुल्क के। आपको बहुत सारा पता होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो लोग फी लेते हैं, लेकिन हमने आपके लिए निःशुल्क ये सब चीज़ व्यवस्था किया है। तो बस आपका काम क्या है कि आपको लाइक करना है, बस आपको लाइक करते जाना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना आप अपने दोस्त को जोड़िए। आपको जितना ज़्यादा, आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्लास के बदले एक बच्चे को जोड़ना है। बस इतना आप दिमाग में रखिए कि एक क्लास अगर सर हमको करा दिए तो एक बच्चा को सर के साथ जोड़ देना है। बस इतना करते जाइए, हम समझेंगे कि आप लोगों ने हमारा पूरा मेहनत का सफल बना दिया। चलिए आप इसका राइट आंसर आप बताइए। समय हम स्टार्ट कर देते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। बताना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है आपको बताना है, या जल्दी से बताइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आ चुका है आपके सामने। दंत चिकित्सक जो होते हैं मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। समय स्टार्ट है। आसान प्रश्न है इसलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। 10 सेकंड का ही समय है। आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। वाहनों के पश्च दृश्य जो दर्पण होता है, यानी जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं, आपको बताना है कि कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका समय स्टार्ट है। आप जल्दी से बताइएगा कि 54 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपको बताना है
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट है, आपको 15 सेकंड का समय इसमें दे देंगे क्योंकि प्रश्न जो है वो थोड़ा लंबा है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, आपको बताना है। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने ये रहा। अवतल दर्पण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइएगा कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का आपको जल्दी से बताना है कि अगर वस्तु को हम लोग कहाँ रख दें, मुख्य फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपको बताना है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी अब इस बार वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो आपको बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए, समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए, यहाँ पे हम आपको 15 सेकंड का समय दे देंगे। आपको बताना है कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, यानी कैसे जाती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। 15 सेकंड का समय है इसके लिए। चलिए, 5 सेकंड और बढ़ा देते हैं, 20 सेकंड का समय दे देते हैं ताकि आप आसानी से प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ सकें। आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ से हिस्ट्री का सेशन आ गया है, तो अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट होने वाला है। आपका समय जो है स्टार्ट कर दिए हैं। आपको बताना है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए, जल्दी से बताइएगा, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए, राइट आंसर जो होगा वो होगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका समय स्टार्ट है। जल्दी से बताइएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर होगा कार्बोनारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, आपको बताना है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जल्दी से बताइएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आपका समय जो है वो समाप्त होने वाला है। चलिए, समय समाप्त। राइट आंसर जो होगा वो होगा नाविक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए कि जर्मन राइज राज्य का निर्माण किसने किया था। जल्दी से बताइएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपको बताना है ज्वेलेराइन एक संस्था थी। आपको बताना है ज्वेलेराइन किसकी संस्था थी। जल्दी से बताइएगा, ज्वेलेराइन एक संस्था थी। आपको बताना है किनकी संस्था थी। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो व्यापारी होगा, यानी व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने ये रहा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, आपको बताना है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, आपको बताना है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो होगा 1871, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है वियना सम्मेलन कब हुआ। जल्दी से बताना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ है, आपको बताना है। आपका समय जो है वो समाप्ति के कगार पे है। जल्दी से बताइएगा। चलिए, समय समाप्त। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1815 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि मेटरनी का पतन कब हुआ। आपको बताना है मेटरनी का पतन कब हुआ है, इसके बारे में बताना है। चलिए, आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा,
यानी 1848। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? आपको बताना है यूनान कब स्वतंत्र हुआ। आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो होगा 1832। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मार्क कौन था? आपको बताना है, समय स्टार्ट है और ये आपका लास्ट प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए बिस्मार्क कौन था। जल्दी से बताना है आपको बिस्मार्क कौन था। चलिए, आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर बता देते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपका कितना हुआ है। आज आपको नोट्स जो है शाम तक प्रोवाइड हो जाएगा। शाम तक नोट्स जितना भी होगा वो सारा प्रोवाइड हम करवा देंगे, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आइए इसका आंसर जान जाते हैं। इसका आंसर होगा जर्मनी का वो चांसलर था, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।